वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, या प्रथम खाड़ी युद्ध का जो नाम था वो क्या था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध का जो नाम था उसका था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उस अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला प्रश्न है, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती कौन से देश दे रहे हैं। तो अभी जैसे वर्तमान में अमेरिका को चुनौती आर्थिक रूप से देने वाले देशों में भारत, चीन, जापान आदि है। अगला प्रश्न है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से मानी जाती है या कब हुई। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद में 1990-91 के बाद से मानी जाती है। प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो इराक और लगभग 34 जो भी देश थे उनकी एक संगठित फौज के बीच में लड़ा गया और जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया तब खाड़ी युद्ध हुआ था और इसमें अमेरिका एक तरफ इराक था और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी सेना थी जिसका मुख्य नेतृत्वकर्ता अमेरिका था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युद्ध वीडियो गेम वार बन गया या किस युद्ध को वीडियो गेम वार की संज्ञा दी गई। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार की संज्ञा दी गई है। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्लिंटन के समय कौन सा ऑपरेशन हुआ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के समय ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच नामक जो है अभियान वो चलाया गया। अगला है, आतंकवाद के खिलाफ में विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। अमेरिका पे जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन जो चलाया, सैनिक कार्रवाई की, उसका नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन या सैन्य कार्रवाई उसका नाम है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अगला हमारा शब्द है, हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है। तो हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है। तो हेगेमनी शब्द का मतलब है किसी एक राज्य का नेतृत्व या प्रभुत्व। तो हेगेमनी का जो शब्द है वो यूनानी भाषा है, उसका सबसे मतलब उसका अर्थ होता है किसी भी एक राज्य का प्रभुत्व। इंटरनेट किस परियोजना का परिणाम है। तो इंटरनेट अमेरिका की सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। अगला है कि बैंड वैगन नीति क्या है। तो अमेरिका के वर्चस्व के विरोध में जाने के बजाय उसके तंत्र में रहते हुए अवसरों को फायदा उठाना बैंड वैगन नीति है। अमेरिकी वर्चस्व से बचने का कौन सा तरीका है। तो अमेरिकी वर्चस्व से बचने का तरीका है अपने आप को छुपा लेने की नीति से है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9/11 की घटना जो हुई थी, अमेरिका पे हमला हुआ था, इससे कौन से आतंकवादी संगठन को उसके लिए जिम्मेदार माना गया। तो अल कायदा या तालिबान नामक जो आतंकवादी संगठन था उसने 9/11 के हमले की जिम्मेदारी ली थी। अगला है, इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW का हिंदी अर्थ बताइए। तो इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जगत जोड़ता जाल, यानी पूरे विश्व को एक जाल के रूप में जोड़ने वाला जो तंत्र है उसको इंटरनेट कहा जाता है। अगला है, वर्चस्व का अर्थ बताइए। तो वर्चस्व पहले ही मैंने बता दिया। बिल क्लिंटन के समय 1992 से 2000 में विदेश नीति के विषय कुछ अमेरिका के कौन से थे। तो उसके विषय तो एक तो लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे कुछ नरम मुद्दों पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच में मित्रता को दर्शाने वाले किन्हीं 2 तथ्यों को उजागर कीजिए। तो पहला तो है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 15% कंपनियां का प्रारंभ अमेरिका में बसे भारतीयों ने किया है। यानी कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ की IT पूरे सेक्टर को संभाला हुआ है। MBA क्या है और ये सबसे पहले कहाँ हुआ। तो MBA है वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकादमिक डिग्री है, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में क्या घटना घटी थी। तो 9/11 की घटना जिसको कहा जाता है। तो 11 सितंबर 2001 को अरब देशों द्वारा 19 अरब देशों के जो भी 19 अपहरणकर्ता थे उन्होंने अमेरिका के 4 जो व्यावसायिक विमान थे उन पर अधिकार कर लिया था और उनमें से 2 जो विमान थे वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टॉवर से टकराए। इसके अलावा जो तीसरा जो विमान था वो पेंटागन यानी USA का जो रक्षा मुख्यालय है उस पर टकराया और चौथा विमान है वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस तरीके से जो 19 अपहरणकर्ता थे जो विभिन्न अरब देशों के थे उन्होंने 4 अमेरिकी जो यान थे या हवाई यान थे, विमान थे, उनका अपहरण करके सबसे बड़ी जो कार्रवाई की थी वो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टॉवर से विमानों को टकराया था और बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। अगला है, समाज की उन्मुक्ति प्रकृति अमेरिकी विदेशी सैनिक कार्रवाइयों पर अंकुश कैसे है।
तो अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुख थे, अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाती है। जैसे वियतनाम संघर्ष को अमेरिकी जनमत के प्रभाव के कारण ही समाप्त करना पड़ा था। इंटरनेट प्रणाली पर संक्षेप में बताइए तो इंटरनेट का जो शुरुआत है 1950 में हुई। अमेरिकी सैन्य अनुसंधान का ये परिणाम है और यह उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं और ये वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। यानी अगला हमारा प्रश्न है, किन्हीं 4 वास्तविक घटनाओं को उल्लेख कीजिए जिनसे विश्व राजनीति में शीत युद्ध के उपरांत बदलाव आए। तो शीत युद्ध के उपरांत वो जो घटनाएं हुई उसमें पहला तो है प्रथम खाड़ी युद्ध, दूसरा कोसोवो में सैन्य कार्रवाई, तीसरा 9/11 की आतंकवादी घटना और आतंकवाद के विरुद्ध में विश्वव्यापी युद्ध और इराक पे आक्रमण। इस तरीके से कुछ घटनाएं थी। अगला हमारा प्रश्न है कि अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर आक्रमण के 2 परिणामों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो अमेरिका द्वारा इराक में जब हमला किया गया तो उसके परिणाम हुए, एक तो हुआ कि सामूहिक संहार के हथियारों को बनाने से रोकने का जो कारण अमेरिका ने बताया था, यानी अमेरिका ने बताया था कि इराक के पास में कई सारे परमाणु हथियार है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका का जो मकसद था वो था कि इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार की स्थापना करना, क्योंकि सद्दाम हुसैन की जो सरकार है उसको हटा करके अमेरिका की कठपुतली सरकार को वहाँ से स्थापित करने का उसका मकसद था। और इसका परिणाम हुआ कि सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हो गया और इराक में अमेरिका के विरुद्ध में विद्रोह भी हुआ। जनता ने भी काफ़ी हद तक अमेरिका का विरोध किया। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है समुद्री व्यापार मार्ग, यानी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन संक्षिप्त में लिखिए। तो समुद्री व्यापार मार्ग का प्रयोग व्यापारिक जहाजों द्वारा किया जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन मार्गों का खुलापन होना आवश्यक है। वर्चस्व वाला जो देश है अपनी नौसेना की शक्ति के बल पर इन मार्गों की आज़ादी पर नियम निश्चित करता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना शक्ति कम होने से यह भूमिका अमेरिका ने बताया और अमेरिकन नौसेना की उपस्थिति विश्व के सभी महासागरों में है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का क्या स्थान है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी 28% है, जो बहुत ज़्यादा है, विश्व में सर्वाधिक है। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक है। और विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपयुक्त स्थिति को बैंडवैगन प्रणाली कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में कहें तो जैसी ब्यार पीठ तैसी कीजिए। और इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी और जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन वगैरह ये सारे संगठन हैं जो एक तरह से अमेरिका के वर्चस्व के अंतर्गत काम करते हैं। अगला है, आप किस प्रकार अमेरिका की शक्ति का आकलन एक प्रमुख शक्ति के रूप में करेंगे। तो साम्यवाद के प्रसार को रोकना, अमेरिका ने खुलकर साम्यवादी देशों की विदेश नीति पर प्रहार किया। अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा जो उद्देश्य है वो सैनिक हितों से संबंधित था, जिसमें नाटो, सीएटो, सेंटो द्वारा विभिन्न देशों को अपने साथ मिलाना, लोकतंत्र का इसमें समर्थन किया और साम्यवाद और पूंजीवाद का जो भी उपनिवेशवाद है उनका विरोध किया और अपनी शर्तों देता था ताकि वो देश उसके साथ रहे। यानी नव विकसित या अल्प विकसित या नव स्वतंत्र जो देश थे उनको मार्शल प्लान के तहत आर्थिक सहायता दी। इस तरीके से ये अमेरिकी शक्ति है। अगला है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका के वर्चस्व की व्याख्या कीजिए। ये कुछ बड़े प्रश्न के रूप में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो लिखना है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति है वो सक्षम है, ये सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर रखकर दुश्मन को उसके घर में ही मार सकता है, गिरा सकता है। यानी अमेरिका के पास में विभिन्न तरह की मिसाइलें हैं जो बहुत दूरी तक मार कर सकती है और अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर विश्व में आज कोई भी देश नहीं है। और पेंटागन यानी अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है वो अपने बजट का बड़ा भाग है वो रक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। अमेरिकी सेना की कमान अमेरिका नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मिलित है, यानी विश्व के विभिन्न भागों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और इसकी 5 कमानें हैं और अमेरिका की विजय क्षमता विराट है, विकट और इसी रूप में और दंड देने की नीति भी इसकी क्षमता स्वतः सिद्ध हो जाती है और अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था स्थापित ये नहीं कर पाया। तो ये अमेरिकी सैन्य वर्चस्व की बात हुई। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बदलते संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन हाल में संबंधों में सुधार हुआ है। भारत में जो सॉफ्टवेयर के कुल निर्यात का 65% अकेला अमेरिका प्रयोग करता है। बोइंग का 35% तकनीकी स्टाफ भारतीय मूल का है और इसके अलावा अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है जो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है उसमें लगभग 3 भारतीय अभी भी कार्य कर रहे हैं और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 15% जो कंपनियों की शुरुआत है वो अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है,
9/11 का जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आक्रमण के उपरांत अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ में विश्व स्तरीय युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो 9/11 के प्रत्युत्तर में अमेरिका का रुख तेज और आक्रामक था। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भाग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो आरंभ किया था, और ये ऑपरेशन भी संदिग्ध संगठनों मुख्यतः अलकायदा और तालिबान के विरुद्ध था, और अमेरिका ने विश्व स्तर पर गिरफ्तारियां की और इनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से बचने के लिए क्यूबा के निकट वांसलामो की खाड़ी में इनको रखा गया। तो ये महत्वपूर्ण था। अगला एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के विभिन्न उपायों के बारे में बताइए। तो अमेरिकी विभिन्न देशों में अमेरिकी वर्चस्व का एक तो इनको विभिन्न देशों को लाभ उठाना चाहिए, अमेरिका से दूरी भी बनाए रखनी चाहिए और उसका लाभ भी उठाना चाहिए, और राज्य संस्थाएं आगे आए और उसका प्रतिकार करें। स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार वर्ग, ये सभी के सहयोग से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो डिस्कस किए। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।